17 जनवरी 1992 का टाइम था जब कोरिया के स्योंगचू पुलिस स्टेशन में सारे के सारे अधिकारी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे कि इसी टाइम उनके फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाकर जब सामने वाले व्यक्ति से ये बात पूछते हैं कि उसे क्या परेशानी है, तो उन्हें पता चलता है कि सामने एक महिला है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और जब वो लोग आराम से ये बात कहते हैं कि मैम आप सबसे पहले तो शांत हो जाइए और उसके बाद बताइए आपको समस्या क्या है, तो वो महिला इसी तरह रोते रोते ये बात कहती है कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई थी, चोर हमारे यहाँ पर आए थे। उसके बाद मेरे पिता उन चोरों के सामने आ जाते हैं और उन चोरों ने उसके पिता को बड़े ही बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया है। अब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं और चोर यहाँ से जो कुछ भी उन्हें चुराना था वो सारी ही चोरी करके यहाँ से जा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। उसे नहीं पता कि इसके पिता इस टाइम जिंदा है भी या नहीं। तो पुलिस वाले अपने साथ एम्बुलेंस का प्रबंध करके सीधा का सीधा उसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां से कि इस महिला ने पुलिस वालों के पास कॉल किया था। पुलिस वाले वहां पर जाते ही सबसे पहले घर के अंदर घुसते हैं, जहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अंडरवियर पहने हुए है, वो जमीन पर गिरा हुआ है। वो लोग जाकर उसकी नब्ज अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने यही पाया कि ये बंदा अपनी जान गंवा चुका है। वो लोग जाकर उस लड़की से बातें करते हैं और ये थी 20 साल की किम्बो उन, ये इस आदमी की बेटी थी। और पुलिस वाले उसी से पूछताछ करने लगते हैं कि रात को यहाँ पर हुआ क्या था। और उस लड़की ने पूरी ही कहानी पुलिस वालों को बताना शुरू की। उसने बताया कि रात का टाइम था, दो व्यक्ति हमारे घर में घुसते हैं। मेरे पिताजी शायद उस टाइम रात को या तो बाथरूम के लिए उठे होंगे या फिर हो सकता है पानी पीने के लिए उठे हों। वो उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें डांटने फटकारने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे घुस आए, वो कौन है। इसी तरह की जब ये लोग बातें कर रहे थे तो इसकी भी नींद खुल जाती है। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर पहुंच पाती उससे पहले ही यहाँ पर वो चोर इसके पिता के ऊपर काफी सारे हमले कर चुके थे। और जब वो हमला कर रहे थे तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। वो कमरे से बाहर नहीं आई और अपने आप को उसने कमरे में ही रखा। वो अंदर से ये सारी ही चीजें बड़े ही आराम से देख सकती थी, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती। तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि उसके पिता के पेट में काफी सारे खंजर इस टाइम तक घोंप दिए गए थे। और दूसरी तरफ पुलिस वाले उनके घर में काफी सारी चीजों को ढूंढ रहे थे और उसे यही लग रहा है कि जरूर वो लोग यहाँ पर चोरी के लिए आए थे। यहाँ से काफी सारी महंगी चीजें उनके घर से गायब हो चुकी हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो अपने पिता के पास आती है, लेकिन इस टाइम तक उसके पिता के शरीर से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका था। अब वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो खुद ही उसकी मदद करने लगती है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट जब सामने नहीं आता है तो उसके बाद उसने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और अब पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए हैं। तो पुलिस वाले जब उससे बातें कर रहे थे तो इसके साथ साथ वो लोग घर के दूसरी तरफ काफी सारे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे कि आखिरकार वो चोर यहाँ पर घुसे कैसे होंगे। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते जब वो लोग सारे ही घर को चेक कर लेते हैं तो उन्होंने पाया कि ना तो कोई खिड़की टूटी हुई है, ना ही दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया है। तो आखिरकार वो चोर अंदर कहां से घुसे होंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं जब तक यहाँ पर जाकर मेरे पिता के पास आ पाती वो लोग इन्हें मार कर यहाँ से जा रहे थे। जैसे ही वो लोग यहाँ से गए वो अपने पिता के पास आती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये अब तो सांस नहीं ले रहे हैं तो उसने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। तो पुलिस वालों को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ ना कुछ तो झोल है। वो लोग लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें ऐसी लग रही थी कि इससे हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, उन सारी ही चीजों को उठा लेते हैं। और इनमें एक चाकू भी मौजूद था और शायद ये वही चाकू था जिससे कि इस आदमी के ऊपर हमला किया गया होगा। पुलिस वाले उस चाकू को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की से भी काफी सारी पूछताछ करते हैं और लगभग 2 दिनों बाद ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इस चाकू पर जो ये फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं ये एक 21 साल के लड़के किम जी उआन के हैं। तो वो लोग उसके बारे में डिटेल निकालने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कहाँ पर पढ़ता है और आज के टाइम में क्या कुछ कर रहा है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये लड़की पढ़ाई करती है वहीं पर उसी यूनिवर्सिटी में ये लड़का भी पढ़ता है। और उन्हें लगने लगता है कि जरूर ये फैमिली काफी ज्यादा अमीर थी। उस लड़के ने यूनिवर्सिटी में ही देख लिया होगा कि ये लड़की काफी अच्छे से यहाँ पर बन सवर कर आती है,
काफी ज्यादा अमीर ये फैमिली होगी, जिसके चलते वो लड़का अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया होगा और उसके बाद यहाँ पर डकैती करने के बारे में उसने सोचा होगा। लेकिन आखिरकार वो इस घर के अंदर कैसे घुसा, इस बारे में तो किम जी ही बता सकता है। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो लोग वहीं पर जा पहुंचते हैं किम जी के घर पर, और वहां से उसे वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं और वहां पर लाकर सबसे पहले वो लोग उस लड़की को ही उस लड़के के सामने लाते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। लड़की किम जी को देखते ही रोने लगती है, लेकिन इस बारे में पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि इसके पिता का कातिल मिल चुका है, तो आखिरकार ये लड़की अब क्यों रो रही है। वो लोग वो उनसे पूछते हैं कि अब तुम रो क्यों रही हो, तो वो उनने कहना शुरू किया कि इस लड़के ने कुछ भी नहीं किया है, उसने खुद अपने पिता को मारा है। तो अब पुलिस वाले और ज्यादा कंफ्यूज कि पहले तो ये लड़की ये बात कह रही थी कि यहाँ पर 2 चोर आए थे, और अब जब हम लोगों ने उस चोर को ढूंढ लिया है, पूरे के पूरे सबूत हमारे सामने हैं, उसका चाकू जिसके ऊपर की फिंगरप्रिंट लगे हुए थे वो हमें मिल चुका है, तो आखिरकार ये लड़की कातिल कैसे हुई। तो पुलिस वालों ने उस लड़की को अलग इंटेरोगेशन रूम में रखा और उस लड़के को अलग में रखा, और उन दोनों से ही अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे मन में क्या है, चाहते क्या हो तुम लोग, और सबसे बड़ी बात आखिरकार तुम लोगों ने उस आदमी को क्यों मारा। उसके बाद उस लड़की ने पूरी की पूरी अपनी कहानी दोबारा से बतानी शुरू की, जिसे सुनकर के पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये आदमी कुछ इस तरह का काम करेगा और आखिर में इसकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने बताया कि वो अपनी जिंदगी का काफी अच्छा टाइम बिता रही थी, वो करीबन 8 साल की हुई तो एक टाइम ऐसा आया जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी माँ एक सिंगल मदर रह चुकी थी, सारे के सारे खर्चे खुद के वो नहीं उठा सकती थी, साथ में ही उसे अपनी बेटी को भी पालना था और आगे उसे अपने लाइफ पार्टनर भी तो चाहिए था, जिसके तौर पर उन्होंने दोबारा से शादी कर ली, और जिससे उन्होंने शादी की वो था किम योंग हू। ये प्रोसिक्यूटर ऑफिस में एक काफी ज्यादा हाई रैंक पर लगा हुआ ऑफिसर था, और अगले काफी दिनों तक वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इसका ये स्टेप फादर इससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं, क्योंकि जब वो 10 साल की हुई, इसके माता पिता की शादी हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि इस आदमी की अपनी बेटी के ऊपर ही बुरी नजर पड़ने लगती है। जैसे जैसे अब वो बड़ी हो रही थी तो उसकी गंदी निगाह इस पर पड़ने लगी, और जब भी उसकी माँ घर से बाहर जाया करती थी तो उसका स्टेप फादर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश किया करता था। पहले वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश किया करता था, उसके बाद वो नॉर्मली छूने भी लगता है, और पीछे से जब भी उसकी माँ बाजार जाती या फिर कहीं पर भी अपने काम के लिए जाती तो वो पीछे से उसे सेक्सुअली अब्यूज करने लगा था। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10-11 साल की थी, और इतनी छोटी उम्र से ही उसके स्टेप डैड ने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती थी और उसने ये बात कही कि आप जो कुछ भी अब कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन जैसे ही मेरी मोम वापस आएगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तो योंग हू ने कहा कि अगर तुम ये सारी चीजें अपनी माँ को बताती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को जान से मार डालूंगा, तुम्हारा अता पता भी नहीं मिल पाएगा, और इस बारे में तो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि मैं पुलिस में कितने ज्यादा हाई रैंक पर हूँ, वहां पर मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, और तुम अगर मेरे बात नहीं मानने वाली तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और अगले काफी दिनों तक अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। अब लगातार जब वो उसका घर पर इस तरह से शोषण कर रहा था तो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्सर जब उसकी माँ घर पर हुआ करती थी तो वो उसे उसके सामने ही छेड़ने लग जाता। उसकी माँ ये बात कहती कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, उसकी ये बेटी है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है जबकि ये तुम्हारी बेटी है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एक दिन वो लड़ाई शांत भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे कर एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ बाहर गई हुई थी और जब वो वापस आती है तो उसने पाया कि उसका पति उसकी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। तो इन दोनों के ही बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और उस दिन योंग हू ने अपनी पत्नी को और उसकी बेटी को काफी गंदे तरीके से पीटा। उसने बेल्ट ली, लगातार वो उसे पीटता जा रहा था। उन दोनों का ही पीट पीट कर उसने काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। अब उनके शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहां पर कि उसने उन्हें पीटकर उनके शरीर पर निशान ना मार रखे हों, और अगले काफी दिनों तक वो इसी तरह उन्हें पीटता रहता है। लेकिन जब वो उसे पीट रहा था तो उसकी माँ पूरे तरीके से सुन्न हो जाती है और उसके बाद उसने अपने पति से इस बारे में कभी भी बात नहीं की कि वो उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा है। वो चुपचाप
चुपचाप अपने घर में रहने लगी और अपने काम से काम रखने लगी। अब वो उनको भी यही लगने लगा था कि अब उसकी माँ ही उसकी मदद नहीं कर पा रही है तो आखिरकार वो करे भी तो क्या करे। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है, अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। और जब पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनका काफी ज्यादा जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जब पुलिस वाले उस लड़की से इसके सामने ही पूछते हैं कि क्या यही वो तुम्हारा पिता है जिसने कि तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया है, तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती। और उसके बाद पहले से ही वो जूनियर थे उसके, वो कुछ भी नहीं कर पाते और चुपचाप वो पुलिस वाले वापस अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते। लेकिन जब जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस दिन वो उनने और उसकी माँ ने काफी ज्यादा पिटाई खाई थी। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि भले ही वो उनकी माँ घर से बाहर गई हो, घर में ही हो या फिर उसके सामने ही क्यों ना बैठी हो, वो वहीं पर उसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर देता। वो जब भी नहाने के लिए जाती तो वो उसके पीछे पीछे बाथरूम में जा पहुंचता और वहां पर जाकर फिर से फिजिकल एब्यूज करने लगता। उसकी हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब भी वो लड़की पीरियड्स में होती तो उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं था कि आखिरकार इस लड़की का आज के टाइम में क्या हाल है, क्या कुछ ये सहन कर रही है। उसे बस अपनी हवस मिटानी थी और वो उस टाइम भी उसका शोषण किया करता था। इसी तरह करते करते उस लड़की ने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया, हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो कॉलेज में जा पहुंचती है। वहां पर जाकर उसकी मुलाकात किम जी गुआन से होती है। जब भी ये लड़की अपने घर से जाया करती थी अपने कॉलेज के लिए तो ये काफी ज्यादा निराश रहा करती थी, लेकिन जैसे ही जाकर उस लड़के से ये मिलती तो काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी और धीरे धीरे कर ये लोग रिलेशनशिप में आने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आया जब गुआन ने इस लड़की से ये बात पूछ ही ली कि जब भी तुम घर से आती हो तो काफी ज्यादा निराश मुझे नजर आती हो, आखिरकार इसका कारण क्या है, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और ये सारी की सारी बातें जब वो उससे पूछ रहा था तो बोउन ने भी अपनी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी की सारी इसे बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका पिता उस टाइम से उसे सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 साल की थी। अब वो 20 साल की हो चुकी थी और इतने सालों से लगातार उसका पिता हो सकता है कभी कभार तो हर रोज ही उसे सेक्सुअली अब्यूज करने लगता और आज भी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। ये सारी की सारी कहानी जब वो सुनता है तो उसके आंखों में पानी आ जाता है कि आखिरकार कोई पिता अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसने उसे अपने गले लगा लिया और उसके बाद उसे सांत्वना देते हुए ये बात कही कि अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से जाकर बातें करूंगा और ये बात कहूंगा कि हम दोनों एक काफी ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ दें। और बिल्कुल ऐसा ही वो करता है। वो दोनों ही मिलकर उसके पिता के पास जाते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि ये लोग एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और अब उन्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। तो उन दोनों की ही ये कहानी सुनकर योंगहू ने ये बात कही कि अगर आज के बाद तुम दोनों अगर मुझे एक साथ नजर आते हो तो मैं तुम दोनों को ही जान से मार डालूंगा और अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात बोलकर उसने उसके बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और उस लड़की को पकड़कर वो अपने साथ घर के अंदर चला जाता है। और उसके बॉयफ्रेंड को पता ही था कि अब इस आदमी को गुस्सा आया हुआ है तो पिछले इतने दिनों से जो कुछ ये कर रहा है अंदर जाकर भी ये यही करने वाला है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कर पाया और वो वापस यूनिवर्सिटी ही आ पहुंचता है। उसने वहां पर आकर ये बात अगले दिन उस लड़की से कही कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा परेशान हो, इतना ज्यादा भयंकर तुम्हारा पिता है तो पुलिस में तुम क्यों नहीं जाती। तो उसने कहा कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर करेगी भी क्या। उसके पिता काफी ज्यादा हाई लेवल पर एक ऑफिसर बने हुए हैं, पुलिस में ही हैं, उनकी काफी अच्छी जान पहचान है और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला। और सीधी सीधी बात यही है कि वो इसे भूल जाए। उसके बाद उसका पिता इसी तरह उसका शोषण करता रहेगा और वो कम से कम जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता ले। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि अगर वो शादी करेगा तो इसी से करेगा और उसे वो इस नर्क से निकालने वाला है। और अगले काफी दिनों तक वो लोग इसी बात को सोचते रहते हैं कि वो नर्क से तो उसे निकाल लेगा लेकिन निकालेगा कैसे। और एक दिन उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर इसी तरह जाकर हम लोग तुम्हारे पिता के सामने रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो वो हमारी बातों को कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो ये है कि हमें तुम्हारे पिता को मारना होगा। वो लड़की इस बात के लिए बिना कुछ रोके टोके बिल्कुल मान जाती है क्योंकि पिछले काफी सालों से उसके ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहे थे और पहली उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी। जिसके बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो उसके
घर पर आएगा और ये बात दिखाएगा कि यहाँ पर चोरी के लिए कोई आया था और उसने आखिरी टाइम में जाते जाते इस आदमी को मार दिया। अगर ये आदमी ही मर जाता है इसका केस कौन लड़ेगा, और अगर ये एक बार मर जाता है तो कम से कम तुम्हें तो इससे मुक्ति मिल ही जाएगी। ये बात बोलकर वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं कि 17 जनवरी की रात को तुम आ जाना और वहां पर तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा। जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर यहाँ पर आ पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक चोरी करने लगता है कि आखिरी टाइम में जाते वक्त मैं इस आदमी को मार दूंगा। ये बात सोचकर वो वहां पर चोरी कर ही रहा था कि इसी टाइम वो आदमी जागकर वहां पर आ जाता है और उसने यही बात पूछी कि पहले तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे और अब तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो, आ जाओ मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं आया, जबकि अपने साथ हथियार लेकर आया है इसे पूरी तरीके से निपटाने के लिए। और सबसे पहले वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस आदमी के पेट पर लगातार मारता रहता है। लगातार मारते मारते उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। खून की कमी के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद जब उस लड़के को ये बात लगने लगी कि ये अब जिंदा नहीं बचेगा, उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और उसके बाद वो लड़की आकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, जैसा कि पहले ही इन लोगों ने प्लान बना लिया था, लेकिन ये आदमी अपनी जान गंवा चुका था। उसके बाद उस लड़की ने पुलिस वालों के पास कॉल किया और अब वो आराम से बैठकर इन्हें पूरी की पूरी कहानी बता ही रही थी। जैसे ही पुलिस वालों को ये पूरी की पूरी कहानी पता चलती है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उनके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन ये केस थोड़ा अजीब तरह का था। यहाँ पर खुद जिसने ये कत्ल किए थे वो खुद ही एक विक्टिम थी, जिसके चलते एक कमेटी बैठाई जाती है 22 लोगों की और उसमें ये फैसला लिया जाता है कि इस लड़की को ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसने कत्ल एक व्यक्ति का जरूर किया है, लेकिन ये इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद थे जिसमें जाकर ये पुलिस वालों की मदद ले सकती थी। तो उस लड़की ने कहना शुरू किया कि ये पहले भी काफी बार पुलिस वालों के पास जा चुकी थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उस कमेटी ने भी यही कहा कि तुमने पूरे के पूरे सबूत पुलिस वालों को नहीं दिए तो वो बेचारे तो क्या इस पुलिस ऑफिसर को यूं ही अपने साथ लेकर जाते। तुम्हें वहां पर स्टैंड लेना था और उसके बाद पूरा का पूरा केस इस पर चलने वाला था। तो इसमें गलती तुम्हारी ही है, जिसके चलते उस लड़की वो उनको 7 साल की सजा सुनाई जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को 5 साल के लिए अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जब ये सारा का सारा केस मीडिया में आता है और लोगों को पता चलता है कि एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पिता को मार दिया और आज के टाइम में पुलिस वाले उसे जेल में डाले हुए हैं, तो काफी सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस केस के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और ये मांग उन लोगों की थी कि इस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को बरी कर दिया जाए। लेकिन उन दोनों ने मिलकर कत्ल किया था, जिसके तौर पर उन्हें सजा तो मिलने ही वाली थी। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट को देखा गया तो इन दोनों की ही सजा को कम कर दिया गया। लड़की को 5 साल के लिए और उस लड़के को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और ये बात कही जाती है कि अगर ये किसी नॉर्मली बंदे को अगर मार कर आते तो इन्हें उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी। वैसे इस केस में गलती इन्हीं की है। ये अच्छे से पुलिस वालों के पास नहीं आते हैं और अगर नहीं आएंगे तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करेंगे, जिसके तौर पर उन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है और 1995 आते आते इन दोनों को ही बरी कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी आगे अच्छे से बिताने लगते हैं। वो उन भले ही इस हादसे के बाद पूरे तरीके से आजाद हो चुकी हो, लेकिन पिछले लगभग 10 से 12 सालों तक जो उसके ऊपर अत्याचार हुए थे वो उन गमों से कभी भी बाहर नहीं आ पाई। धीरे धीरे कर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इन सारी चीजों को भूलने में मदद की और काफी हद तक वो कामयाब भी रहता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर एक पिता जिसके साथ की उसकी बेटी रहकर काफी ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती है, उस पिता ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे भी वो लड़की अगर ये कदम ना उठाती तो आखिरकार वो और क्या कर सकती थी। जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी एक सही ट्रैक पर आने लगती है, जब भी उसे ये लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है, जितनी भी सेटलमेंट उसकी लाइफ की होनी थी वो सारी ही चीज हो चुकी है और अब आगे वो बड़े ही आराम से जिंदगी जिएगा, तभी मुसीबत आकर उसे आइस पाइस कर देती है और वो आदमी खड़ा का खड़ा रह जाता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हुआ। और बिल्कुल ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। ये घटना घटी कजाकिस्तान के अलमाटी में।
में, जहां पर एक 19 साल की लड़की आयाजान एडिलोवा रहा करती थी। ये एक फैशन डिजाइनर थी। अपनी पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद अच्छे से उसने ये बात सोची थी कि वो आगे चलकर एक अच्छी सी फैशन डिजाइनर जब बन जाएगी तो वो काफी सारे पैसे कमाएगी, उससे अपनी जिंदगी को काफी आसान वो बना लेगी और अपने परिवार के लिए भी वो काफी कुछ करने वाली है। जिसके तौर पर अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आगे भी वो और ज्यादा अच्छे से इस चीज को सीख लेने के लिए इसके काफी सारे और भी कोर्सेज कर रही थी फैशन डिजाइनर के। वो दिन में इसके क्लासेस लेती, शाम को एक टेलर के पास भी जाकर काम किया करती थी ताकि वो अपना खर्चा खुद का खुद ही निकाल पाए और उसके पास थोड़े पैसे आ पाए, जिससे वो अपनी पढ़ाई की फीस भर पाए और कम से कम अपना खुद का तो खर्चा आराम से निकाल ही पाए। वो पढ़ाई कर रही थी, टेलर के पास काम कर रही थी और इसके साथ साथ उसने अपने जितने भी डिजाइन बनाए थे उन्हें वो ऑनलाइन बेचा करती थी। उस टाइम कजाकिस्तान में उसके काफी सारे कस्टमर ऐसे मौजूद थे जिन्हें कि उसका डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता था और वो लोग पर्सनली उसके पास आकर अपने उस डिजाइन का कपड़ा सिलवाने के लिए उसके पास आते रहा करते थे। कजाकिस्तान के जिस शहर में वो रहा करती थी, अगर वहां का कोई कस्टमर हो तो कभी कभार वो खुद ही उनके घर पर चली जाया करती थी और इन सारी ही चीजों से उसके पास इतने पैसे आ रहे थे कि वो कम से कम आराम से खुद का खर्चा तो निकाल पाए। और इसी टाइम उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उस लड़के ने इस लड़की को प्रपोज कर दिया और आयाजान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए और इन दोनों ने जब वो बार बार बाहर मिला करते थे तो ये बात सोची कि क्यों न वो लिव इन में रहने लग जाएं। ये बात सोचकर वो लड़का आयाजान के पास आकर रहने लगता है, जहां पर कि आज के टाइम में आयाजान रहा करती थी। आयाजान के परिवार वाले दूसरी जगह पर रहा करते थे और आयाजान शहर में इस टाइम रहा करती थी, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी क्लासेस लगानी होती थी, टेलर के पास जाकर काम करना होता था और फैशन डिजाइनर वो है तो उसे काफी सारे डिजाइन के चलते काम आते रहा करते थे। तो वो अपने परिवार वालों के साथ इस टाइम नहीं थी, जबकि अकेली शहर में वो रहा करती थी। तो ये लड़का भी उसके साथ आकर रहने लगता है। लड़के का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था और इसी तरह चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों को ये बात लगने लगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो दोनों अभी काफी ज्यादा छोटे थे। आयाजान सिर्फ और सिर्फ 19 साल की हुई थी और उन दोनों ने ही ये बात सोची कि हम लोग बड़े ही अच्छे से अपनी जिंदगी में पहले सेटल हो जाते हैं। आयाजान बड़े ही आराम से अपने काम धंधे को सेट कर ले और वो लड़का अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी जॉब लग जाए, क्योंकि लिव इन में तो आज के टाइम में ये लोग रह ही रहे हैं और शादी भी आगे चलकर ये लोग कर लेंगे। यही सारी बातें ये दोनों सोच रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से टाइम भी बिता रहे थे। और उसके बाद टाइम आता है 19 मार्च 2021 का, जब आयाजान का वो बॉयफ्रेंड अपने काम पर गया हुआ था और उसने आयाजान के पास कॉल किया। उसने ये बात कही कि आज वो बाहर घूमना चाहता है, कुछ एक टाइम आयाजान के साथ बिताना चाहता है और आयाजान भी इस बात के लिए मान जाती है। उसने ये प्लान बनाया कि वो शाम को उससे मिलने वाली है। जब उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, यहाँ से ये अपना सारा का सारा काम जब निपटा लेगी तो वो उसके पास आ जाएगी। वो लड़का इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था और वो शाम की वेट करने लगता है। अपने काम धंधे से छुट्टी कर लेने के बाद वो वहां पर जा पहुंचता है। लेकिन इन दोनों की जब बातें हो रही थी तो आयाजान ने अपने उस बॉयफ्रेंड से ये बात कही थी कि आज का उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले तो वो जाकर अपनी क्लासेस लगाएगी, उसके बाद जाकर अपने टेलर वाली दुकान पर काम करेगी और उसके बाद वो सीधा ही उसके पास नहीं आने वाली, जबकि उसका एक कस्टमर का उसके पास ऑर्डर आया है, उसे कोई कपड़े वगैरह सिलवाने होंगे तो उसे जाकर उसका नाप लेना है और उसके बाद रात को वो उससे मिलने वाली है। तो आयाजान का बॉयफ्रेंड जहां पर भी उसे जाना था उन सारी ही जगहों पर जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लोग वहां पर मिलने वाले हैं। वो वहां पर जाकर काफी देर तक वेट करता रहता है। टाइम लगातार बीतता जा रहा था लेकिन आयाजान अभी भी नहीं पहुंची थी। वो ये बात सोच रहा था कि उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हो सकता है वहां पर जहां पर कि ये टेलर का काम सीखती है वहां पर प्रैक्टिस के तौर पर ये जाती है, वहां पर काफी सारा काम आ गया होगा और वैसे भी उसे एक व्यक्ति के कपड़े सिलने थे तो हो सकता है वो उसका नाप लेने के लिए गई हो। यही सारी बातें सोचकर वो आराम से वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन इसी तरह समय बीतते बीतते करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और उसके बाद आयाजान का बॉयफ्रेंड यही बात सोचता है कि अब ज्यादा वो वेट नहीं कर सकता
सकता, वो वापस अपने घर पर चला जाता है और वहीं पर जाकर आया जान की वेट करने लगता है। लेकिन अब रात के 11 बज चुके थे, 12 बज चुके थे, आया जान अभी तक वापस नहीं आई थी। और आया जान के बॉयफ्रेंड के दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगते हैं कि जो लड़की करीबन 5-6 बजे तक यहाँ पर आ जाया करती थी अपने घर पर, हो सकता है आज उसे थोड़ा काम हो गया हो तो उसे करीबन 7-8 बजे तक आ जाना चाहिए था। लेकिन अब का अगर टाइम देखा जाए तो 12 बज चुके हैं और अभी भी वो नहीं आई है, तो आखिरकार वो कहां पर गई होगी। इसी बात की चिंता करते करते उसने आया जान के माता पिता के पास कॉल किया, उनसे पूछा कि क्या वो उनके पास आई है। जितने भी उनके यार दोस्त थे उन सारे ही लोगों के पास उन्होंने कॉल कर लिया था, लेकिन आया जान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। और इसी तरह वेट करते करते रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद जब वो उठता है तो उसने देखा कि आया जान अभी भी नहीं आई है। अब वो काफी ज्यादा फिक्र करने लगता है उसकी, और यही बातें सोचते सोचते वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में जाकर उसने सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताई कि जनाब मेरी इस तरह से एक गर्लफ्रेंड है, हम लोग लिव इन में रहते हैं, लेकिन कल रात को कुछ इस तरह की घटना घटी। उस लड़की को वहां पर पहुंच जाना था जहां पर कि हम लोग बाहर खाना खाने वाले थे, लेकिन वहां पर वो नहीं आई। रात होते होते मैं उसकी वेट करके सो जाता हूं, लेकिन ये वो रात को भी नहीं आई और अब टाइम सुबह का हो चुका है, लेकिन अभी भी उस लड़की के बारे में कोई भी हमें डिटेल नहीं पता है। मैंने काफी सारे कॉल उसके पास किए हैं, उसके जान पहचान वालों से मैंने पूछ लिया है, लेकिन किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर। उस दिन उनके शहर में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते सारे ही पुलिस वालों का ध्यान इस प्रोटेस्ट के ऊपर था और वो लोग आया जान के बॉयफ्रेंड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी आया जान को गुम हुए 24 घंटे नहीं बीते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आया जान के बारे में अभी भी उन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने दोबारा से उनके माता पिताओं के पास फोन कर दिया और ये बात बताई कि आया जान अभी भी हमें नहीं मिली है। जिसके बाद उसके माता पिता भी वहां पर आ पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर इस बारे में कंप्लेंट करते हैं कि जनाब हमारी बच्ची कल से गायब है। और जब इस बारे में पुलिस वालों को पता चलता है कि एक लड़की काफी लंबे टाइम से गायब हो चुकी है और अभी भी उसके माता पिता को इस बारे में नहीं पता, तो पुलिस वालों के ऊपर लगातार आया जान के बॉयफ्रेंड का, उसके परिवार वालों का, उसके परिजनों का, दोस्तों का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखी और इस केस के ऊपर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने भी लगते हैं। उन लोगों ने सारी की सारी डिटेल निकालनी शुरू की कि क्या वो अपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची थी। वहां पर जाकर चेक किया, पता चलता है कि वो हाँ यहाँ पर आई थी, उसने अपनी सारी की सारी क्लासेस लगाई थी। उसके बाद वो लोग उस टेलर के पास पहुंचते हैं जहां पर कि वो काम किया करती थी और उसका भी यही कहना था कि हाँ वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ से चली गई। हाँ, आखिरी बार जाने से पहले उसने ये बात कही थी कि उसका एक ऑर्डर आया हुआ है, जाकर उसे का नाप लेकर आना है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है। जैसे ही पुलिस वालों को इसके पूरे के पूरे दिनचर्या के बारे में पता चलता है तो पुलिस वालों को उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी शक होने लगता है और वो लोग जो कुछ भी उससे पूछ सकते थे उसे बैठाकर पूछने लगते हैं। आया जान के बॉयफ्रेंड ने कहा कि जनाब सबसे पहले तो मैं ही आपके पास आया था और मैंने ही ये सारी की सारी बातें बताई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है, तो मैं तो इस केस के पीछे नहीं हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने आप कर लेंगे, क्योंकि इस बारे में कोई अंदाजा पुलिस वालों को नहीं था कि हो सकता है इसी बंदे ने उसे गायब कर दिया हो और बाद में अपने आप को बचाने के लिए उसकी बाद में आकर मिसिंग कंप्लेंट इसने डाल दी होगी। लेकिन जिस तरह के उसने ये बात बताई थी कि उसने काफी सारे कॉल उसके पास किए थे और इसके अलावा एक मेन बात ये भी बीच में आ रही थी कि उसे किसी व्यक्ति का नाप लेने के लिए जाना था, तो हो सकता है वहीं से वो लड़की गायब हो गई हो और उसने जाने से पहले आखिरी टाइम में एक कैब बुक की थी। पुलिस वाले कैब एजेंसी के पास जा पहुंचते हैं, उस लड़की के बारे में सारा कुछ ही उन्होंने बता दिया और उसके बाद वो ड्राइवर भी मिल जाता है जिसने कि आखिरी टाइम में आया जान को वहां पर छोड़ा था। उसने बताया कि जनाब इस जगह पर मैंने उस लड़की को छोड़ा था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गई। जिसके बाद पुलिस वाले उस बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जब वो लोग खंगालने लगते हैं तो उन्होंने देखा कि आया जान आखिरी टाइम में एक व्यक्ति के साथ जा रही थी। जब उन्होंने उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछा तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जनाब मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये इसी बिल्डिंग में रहता है और इसका नाम रहमान बर्टी टोरेबेको है। वो लोग उसके बारे में सारी की सारी बातें जान लेते हैं और उसके अपार्टमेंट के बाहर जा पहुंचते हैं
उन्होंने जाकर दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उन लोगों को ये बात सिक्योरिटी गार्ड से पता चल चुकी थी कि ये व्यक्ति रहमान इस टाइम बिल्डिंग के अंदर ही है। तो पुलिस वाले काफी देर तक तो दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन अंदर से जब दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला तो पुलिस वालों को जबरदस्ती वो दरवाजा तोड़ना पड़ा। जैसे ही वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सामने ही सोफे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जैसे ही पुलिस वाले इस कमरे के अंदर घुसते हैं, गेट को खोल लेने के बाद, तो सामने बैठा वो व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अपने हाथ में एक ब्लेड लिए हुए था। उसने जैसे ही पुलिस वालों को देखा तो वो ब्लेड वो अपनी गर्दन पर मार लेता है। देखते ही देखते उसकी गर्दन से काफी ज्यादा खून बाहर आने लगता है और इसके अलावा पुलिस वालों को यहाँ से काफी गंदी बदबू भी आती है। तो पुलिस वालों की सबसे पहली फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि इस बंदे ने अभी अभी अपने आप को मारने की कोशिश की है, तो पहले तो इसकी ही जान बचाओ। उसके बाद पुलिस वाले उसके पास जा पहुंचते हैं और उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, उसके खून को रोकने की कोशिश की। तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध किया जाता है, उस आदमी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और वहां पर उसका इलाज चलने लगता है। तो अब पुलिस वालों के दिमाग में ये बात आ रही थी कि जरूर इस बंदे ने कोई ना कोई ऐसा कांड किया है जिसके चलते आखिरी टाइम में ये खुद की ही जान लेने पर उतारू हो चुका था। तो हम लोगों को यहीं पर कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए और इसके अलावा इसके अपार्टमेंट से काफी गंदी बदबू भी आ रही थी। तो पुलिस वाले उसके पूरे ही अपार्टमेंट की छानबीन करने लगते हैं और जब वो लोग वहां पर ढूंढ रहे थे उन सारी ही चीजों को कि आखिरकार व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें पता चलता है कि इसके रूम में काफी सारी ऐसी छोटी छोटी थैलियां मौजूद हैं जो कि बांधी गई हैं और कहीं पर भी उन्हें डाल दिया गया है। तो वो लोग उन्हें खोलकर देखने लगते हैं। एक तरफ उसकी रसोई से काफी गंदी बदबू भी आ रही थी, तो कुछ एक पुलिस वाले वहां पर उस रसोई में जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर गैस इस टाइम ऑन है और इसके ऊपर एक पतीला चढ़ाया गया है। पतीले में काफी सारा पानी है और उस गैस के ऊपर रखे हुए खदकते पानी में एक गर्दन रखी हुई है, मानो यहाँ पर इसे कोई उबालने की कोशिश कर रहा हो। वो लोग उस बर्तन के थोड़ा नजदीक जाते हैं और वहां पर जब उन लोगों ने उस बर्तन को ध्यान से देखा कि आखिर इसके अंदर ये चीज क्या है, तो उन्हें पता चलता है कि ये सच में ही एक इंसानी गर्दन है। और जो वो बाहर छोटी छोटी थैलियां रखी हुई हैं, जब पुलिस वालों ने उन्हें खोलकर देखा तो उसमें काफी सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स मौजूद थे जो कि इंसानी थे और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट लेने के बाद यहाँ पर डाला गया था। तो अब पुलिस वालों को इस बात पर शक होने लगता है कि जो वो लड़की गायब हुई थी हो सकता है ये सिर्फ उसी का हो, लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में अच्छे से तो रहमान ही बता पाएगा, क्योंकि काफी देर तक गर्म पानी में उबल लेने के बाद ये सिर बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो अगले काफी दिनों तक रहमान का हॉस्पिटल में इलाज चलता है और डॉक्टर्स उसकी जान बचा भी लेते हैं। उसे अच्छे से पट्टी वगैरह कर लेने के बाद जब वो बोलने की हालातों में आ चुका था, पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उससे प्यार से पूछताछ करने लगते हैं। इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो कभी बाहर नहीं आई, पुलिस वालों ने इस बारे में कभी भी पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन काफी सारे न्यूज मीडिया वाले ऐसे मौजूद थे जिनका ये दावा था कि उन्होंने इस बारे में पता लगा लिया है कि पुलिस वालों ने अंदर उनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन की है और उन सारी ही इन्वेस्टिगेशन से इस बारे में पता चला है कि इस लड़की को मारने वाला रहमान बर्टी ही था। उसने उस दिन आयाजान के उस फैशन स्टोर को विजिट किया था और वहां पर आयाजान को देखकर उसे वो काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने घर पर बुलाना चाहता था, वो कोई कपड़े वगैरह नहीं सिलवाना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने कपड़े सिलने का ऑर्डर दे दिया। एक तरह का डिजाइन उसने सेलेक्ट कर लिया था और आया जान के वो बिल्कुल शहर का था। तो आया जान खुद ही वहां पर जा पहुंचती है कि बताइए जनाब किस तरह के आप लोगों को कपड़े सिलवाने हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो रहमान बर्टी नीचे अपनी बिल्डिंग के उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और ये वो एक्चुअल सीसीटीवी वीडियो है जहां पर कि आखिरी बार आया जान को वहां से जाते हुए देखा गया था रहमान बर्टी के साथ। उसके बाद रहमान बर्टी उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसे छेड़ने लगता है। आया जान ने यही बात कही कि सर आप जिस तरह की बातें सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप बस ये बात बताइए कि आपको किस तरह के कपड़े सिलवाने हैं और अपना नाप दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन रहमान बर्टी ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये वापस चली जाए, जिसके चलते उसके साथ वो वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है, उसे पैसों का वो लालच देता है। आया जान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो पैसे गए भाड़ में, उसके साथ ही जबरदस्ती करने लगता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, काफी देर तक वो उसका वहां पर रेप करता है और जिस टाइम वो उसका रेप कर रहा था
दूसरी तरफ आयाजान का बॉयफ्रेंड वहां पर उस जगह पर उसकी वेट कर रहा था कि पता नहीं आखिरकार वो कहां पर रह गई। वो लगातार उसके पास फोन कर रहा था, लेकिन आयाजान उसका एक भी फोन नहीं उठा पाई, क्योंकि पूरे तरीके से आयाजान इस टाइम रहमान बट्टी के कब्जे में थी। वो अगली काफी देर तक उसका यूं ही रेप करता है और आखिर में उसको ये बात लगने लगती है कि उसने जो ये कांड किया है, अगर ये लड़की यहाँ से बाहर जाती है तो वो सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और उसके बाद उसे जेल जाना होगा, जिसके तौर पर वो उसका वहीं पर गला घोटने लगता है। उसने उसका गला घोट कर उसकी वहीं पर जान ले ली और अब उसके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वो इसकी बॉडी का क्या करेगा, जिसके तौर पर अब उसने ये बात सोची कि इसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी उसे मिटानी होगी, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है तो उसकी डेड बॉडी मिल जाएगी, बाद में उसकी शिनाख्त हो जाएगी और ये बात पता चल जाएगी कि इसके ऊपर डीएनए किसका लगा हुआ है और वो पकड़ा जाएगा। जिसके तौर पर उसने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उसे ले जाकर रसोई में एक बर्तन में डाल दिया और वहीं पर उसे उबलने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा वो वापस आता है क्योंकि पूरा का पूरा धड़ अभी उसका बचा हुआ था और पता नहीं उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी कि उसने उसके सारे के सारे नाखूनों को उखाड़ दिया, सारे के सारे दांतों को एक एक करके पलास से बाहर निकाल लिया और उसके शरीर के छोटे छोटे वो हिस्से करने लगता है। ये सारी की सारी घटना 19 तारीख की थी और अब टाइम 21 तारीख का आ चुका था। अब वो काफी सारे उसके शरीर के हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े कर चुका था और काफी सारे टुकड़े ऐसे भी मौजूद थे जो कि वो पहले ही बाहर ठिकाने लगाकर आ चुका था। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डस्टबिन में उन्हें फेंक कर आया था और अब आयाजान का थोड़ा सा शरीर यहाँ पर बचा हुआ था जो कि उसने काट कर अलग अलग थैलियों में भर रखा था। ये जाकर उन्हें भी ठिकाने लगाकर आने वाला था और उसका सिर अभी भी यहाँ पर गैस पर ही पड़ा हुआ था। वो ये चाहता था कि ये सिर पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, वो बिल्कुल भी पहचान में ना आए किसी के, जिसके चलते वो अगले 2 दिनों तक उसका सिर वहीं पर पानी में उबालता रहता है। और अब पुलिस वाले यहाँ पर इससे पहले ही आ गए, जिससे पहले कि ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी को वहां पर बाहर जाकर ठिकाने लगा पाता। और जब पुलिस वाले इसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इसे पता चल गया कि बाहर तो पुलिस वाले खड़े हैं, अंदर कुछ एक ऐसी चीजें मौजूद हैं तो इसका पुलिस वाले काफी ज्यादा बुरा हाल करने वाले हैं। तो उसने एक ब्लेड लिया और वहीं पर सामने सोफे पर बैठ जाता है कि अगर पुलिस वाले अंदर आते हैं तो वो खुद की जान ले लेगा और दरवाजा नहीं टूटता है तो बाद में मैं इन सारी की सारी चीजों को ठिकाने लगा दूंगा और पुलिस वालों को यही बात कह दूंगा कि जनाब जिस टाइम आप लोग आए थे उस टाइम तो मैं घर पर था ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले दरवाजा तोड़ते हैं, इसके घर के अंदर आते हैं और ये सारी चीजें देखते ही उसने अपने हाथ में जो ब्लेड ले रखा था उससे अपना गला काट लिया। आखिर में इसे हॉस्पिटल टाइम से पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद ये सारा का सारा मामला खुलकर सामने आता है कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। वो बेचारी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस आदमी ने अपनी हवस मिटाने के लिए उस बेचारी की जान ले ली। जिसके बाद इन सारी ही चीजों को समझ लिया जाता है और पुलिस वाले उसे अपने साथ पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में उसके इन सारे ही कारनामों को देखकर उसे 25 साल की सजा सुनाई जाती है। जब उसे ये सजा सुनाई गई थी तो उसका बॉयफ्रेंड सामने आता है और उसने ये बात कही कि जनाब मुझे नहीं लगता कि इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की ही जान ली है, जरूर इसने इसी तरह काफी सारी और महिलाओं के साथ ये सब किया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 साल का अधिकारी नहीं, जबकि इसे तो उम्र कैद की सजा आप लोग दे दीजिए, लेकिन उसे 25 साल की ही सजा सुनाई जाती है और उसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। ये घटना है 2012 से 18 के बीच की, जब मैक्सिको में काफी सारी महिलाएं लगातार गायब होती जा रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि वहां पर घूमने के लिए आए थे और काफी सारे ऐसे जो कि वहीं पर रहा करते थे, लेकिन वो महिलाएं पूरे तरीके से गायब हो गई। ना तो उनके घर वालों को पता था, ना ही उन लोगों को जो कि उनके साथ घूमने के लिए आए थे कि आखिरकार ये महिलाएं गई तो गई कहां पर। वो लोग जाकर पुलिस में इस बारे में कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाए कि ये महिलाएं गई तो गई कहां पर, क्योंकि ना तो उनके बारे में पुलिस वालों को कुछ पता चल रहा था और ना ही उनकी कहीं पर डेड बॉडी मिल रही थी। कि हो सकता है किसी ने हमला करके उन्हें मार दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हम लोग इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो महिलाएं गई थी तो गई कहां पर। तो ये टाइम था 4 अक्टूबर 2018 का, जब मैक्सिको में काफी सारे लोग इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि बहुत सारे
सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और बहुत सारे लोग जो कि यहीं आसपास के लोकल रहा करते थे वो लोग अपने काम पर जा रहे थे और टूरिस्ट यहाँ के नजारे का पूरा आनंद उठा रहे थे कि इसी टाइम पुलिस वाले भी यहाँ पर घूम रहे होते हैं एक व्यक्ति की तलाश में, क्योंकि पिछले काफी दिनों से यहाँ से काफी सारी महिलाएं गायब हो चुकी थी। और इसी टाइम 38 साल की पार्टिसिया मार्टिस बर्नाल अपने पति जुआन कार्लोस हेर्नांडेज के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। इस महिला ने अपने हाथों में एक ट्रॉली ले रखी थी बच्चों वाली, जिसमें एक बच्चा बड़े ही आराम से बैठ सकता है, सो सकता है और पीछे से उसके माता पिता धक्का लगाकर उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इसी तरह ये कपल बड़े ही आराम से इस स्ट्रीट पर घूम रहा था कि पुलिस वाले इनके पास आते हैं और इन्हें गन दिखाकर ये बात कहते हैं कि वो अपने हाथ ऊपर कर लें। वो दोनों ही अब काफी ज्यादा घबरा चुके थे और उन लोगों ने बिना कोई एक्टिविटी किए अपने हाथ सिर के पीछे रख लिए और वहीं पर वो लोग बैठ जाते हैं। पुलिस वालों को इनके ऊपर शक था कि जरूर जो पिछले काफी दिनों से महिलाएं गायब हो रही हैं उसके पीछे यही लोग हैं। और वो लोग जाकर जो वो बच्चा घुमाने वाली ट्रॉली थी उसके कपड़े को हटा देते हैं कि आखिरकार ये अपने बच्चे को भी इस तरह से कैसे रोड पर लेकर घूम सकते हैं जबकि इन्होंने कुछ इस तरह का काम कर रखा है। लेकिन जब उन लोगों ने उस ट्रॉली के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक गोल मटोल चीज रखी हुई है, पूरे तरीके से इसे थैली से रैप किया गया है। तो वो लोग उसे खोलने लगते हैं। अच्छे तरीके से जब उन लोगों ने थैली को फाड़ दिया तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं जबकि एक महिला का कटा हुआ सिर है। इन्होंने किसी महिला को पहले तो मारा होगा और उसके बाद उसके सिर को एक थैली में डालकर शायद ये लोग यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए आए होंगे। तो वो लोग उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो लोग इनके घर को भी चेक करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है जो महिलाएं आज के टाइम में गायब हुई थी वो इनके घर पर हो। और इस बात का तो उन लोगों को अब विश्वास हो चुका था कि जो ये महिलाएं इतने दिनों से गायब हो रही थी उन्हें यही लोग गायब कर रहे थे। तो इसी तरह वो लोग उनके घर पर जा पहुंचते हैं। घर पर जाकर जब वो लोग वहां पर छानबीन कर रहे थे तो उन्होंने जाकर उनका फ्रिज खोला और फ्रिज खोलते ही उन्हें सामने दिखाई देता है कि यहाँ पर काफी सारी थैलियां भरी रखी हैं। काफी सारे घर के बर्तन ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अंदर की इंसानी अंगों को अलग अलग तरीके से काट कर रख रखा है और हर एक अंग को एक स्पेसिफिक डोंगे में रख रखा है। वो पुलिस वाले इन सारी ही चीजों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग हालत आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और इसके पूरे के पूरे घर को छानने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते जब वो लोग छत पर जा पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कतार में 8 बाल्टियां रखी हुई हैं। उन लोगों ने जाकर उन बाल्टियों को अच्छे से चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि इन्हें तो पूरे तरीके से कंक्रीट से भर दिया गया है। और वो लोग जब उनसे दोनों से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इनमें क्या डाल रखा है तो उन दोनों ही कपल्स ने ये बात कही कि जनाब इसके अंदर इंसानी अंग हैं। वो लोग उन बाल्टियों को उल्टा कर देते हैं, उसके बाद उस कंक्रीट को फोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच में ही यहाँ पर तो इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इन लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें कंक्रीट में इसलिए सेट कर दी थी ताकि ये ज्यादा बदबू ना करे और पूरे तरीके से ये सील पैक हो जाए। और इसी तरह बाकी जो 7 बाल्टियां बची थी उन 7 बाल्टियों को पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। वो लोग जाकर उनके बाकी सारे के सारे घर को भी चेक करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके बाथरूम में कुछ एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें मिलती हैं, जैसे कि उनके काफी सारे धब्बे वहां पर लगे हुए थे। इसके अलावा पूरा का पूरा घर उनका बिल्कुल चकाचक था। तो अब पुलिस वालों को ये बात लगने लगी थी कि जो कुछ भी हमें एविडेंस वगैरह मिलने थे वो सारे के सारे मिल चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों ही लोगों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे और वहां पर जाकर इनसे पूछताछ करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ये सब क्यों किया। वो उन दोनों को ही पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनसे उनकी कहानी के बारे में पूछना शुरू किया कि यार तुम लोगों ने इन महिलाओं को इतने गंदे तरीके से मार डाला है, इसका आखिरकार कारण क्या है। तो पुलिस वालों को इस पूछताछ में पता चलता है कि जो ये जुआन नाम का व्यक्ति है ये महिलाओं का काफी ज्यादा शौकीन है, या फिर हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि वो शौकीन तो नहीं था जबकि वो नफरत ही उनसे काफी ज्यादा करता था। लेकिन इस तरह की बातें जुआन से पूछ लेने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो उन्हें पसंद करता था या फिर उनसे घृणा करता था। इन सारी चीजों के बारे में वो आराम से बैठकर उन्हें बताए। तो जुआन ने बताना शुरू किया कि जब वो पैदा हुआ था तो वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर उसके पिता नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी माँ ने भी पाल पोस कर उसे बड़ा नहीं
नहीं किया, बस टाइम बीतने के साथ साथ वो अपने आप बड़ा होता रहा और अपने घर पर रहकर अपनी माँ की ठोकरें खाता रहा। दरअसल उसकी माँ रात को सर्विस दिया करती थी और वो अपने सारे के सारे कस्टमर जितने उसके पास आया करते थे, वो उसके ऊपर जितने भी अत्याचार किया करते थे, वो अपने उन सारे ही कस्टमर्स का गुस्सा अपने बेटे के ऊपर उतारा करती थी। शारीरिक उसे देखा जाए या फिर मानसिक उसे देखा जाए, वो उसे अलग अलग तरह की काफी सारी यातनाएं दिया करती थी। पूरा दिन वो उससे काम करवाती, रात के टाइम पता नहीं उसकी माँ के किस टाइम कस्टमर आ जाएं और उसके बाद उसे उन कस्टमर्स की भी सेवा करनी पड़ा करती थी। जो कुछ भी वो लोग उससे मांगते वो फटाक से उनके पास लेकर जाता और इसी तरह से उसकी जिंदगी बीत रही थी। उसकी माँ ने अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था तो एक टाइम ऐसा भी आया जब ये 10 साल का हो गया और उसके बाद एक दिन ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण इसके सिर में चोट आती है और जब से ये चोट इसके सिर में लगी थी ये पूरी तरीके से बदल चुका था। अब ये चुपचाप अपनी माँ की मार सहन करता रहा करता था। पहले ये रोने लग जाता, लेकिन इस घटना के बाद इसने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ वो सारे के सारे काम करता जो कि उसकी माँ कहा करती थी और इसी बीच वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आप को देने लगा था। पूरा दिन पता नहीं किस सोच में वो डूबा रहा करता था और इसी टाइम उसे ये बात लगने लगी कि उसकी माँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो भी इसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं तो जरूर ये कोई ना कोई शैतान है और यही कारण है कि भगवान कुछ इस तरह की इसे सजा दे रहा है। और अगर वो शैतान है ही तो अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म सहन क्यों करेगा? उसे जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके चलते उसकी सारी की सारी शक्तियां बाहर आ जाएं और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। वो इसी बारे में लगातार सोचने लगा था और एक दिन ऐसा भी टाइम आया जब उसे पता चलता है कि शैतान तो खून पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो जरूर इन सारी चीजों की मेरे अंदर कमी है और यही कारण है कि सारे ही लोग जो भी यहाँ पर आता है मेरे ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। लेकिन काफी दिन हो चुके हैं मुझे ये सारी की सारी चीज सहन करते हुए, अब मेरी बारी है मैं लोगों से बदला लूं। जिसके तौर पर वो अपने घर को छोड़कर वहां से भाग जाता है अपनी माँ के पास से और कहीं और जाकर छोटा मोटा काम करने लगता है। अब जब वो काम करने लगा था तो उसके पास पैसे आने लगे थे, एक अच्छी सी जगह लेकर वो रहने लगा था और वहीं पर आगे की अपनी वो जिंदगी बिताने लगा था। लेकिन वो इस मकसद को कभी भी नहीं भूलता है कि वो एक शैतान है और अगर वो किसी व्यक्ति का खून पी लेता है, उसे खा लेता है तो इसके अंदर काफी सारी शक्तियां आ जाएंगी और उसके बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उसके ऊपर किसी भी तरीके से जुल्म कर पाए। तो उसने कुछ एक ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया जो कि रात के टाइम सर्विस देने के लिए निकला करती थी। वो उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर पर आता, आते ही उन्हें मार डालता और उसे ले जाकर बाथरूम में बैठाकर उसका सारा का सारा खून पीने की कोशिश करता। के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट कर वो जमा कर लेता और उन्हें अगले काफी दिनों तक वो खाया करता था। उसका ये मानना था कि इसे हर 3 महीनों में एक इंसान को तो खाना ही है और उसका खून पीना है ताकि इसके अंदर ताकत बनी रहे। इसी तरह वो लगातार अगले काफी दिनों तक यूं ही बाहर घूमने वाली महिलाओं को लेकर आता रहा। काफी सारी ऐसी भी महिलाएं थी जो कि वहां पर घूमने के लिए आई थी और उन्हें ये बात बोलकर कि वो उन्हें काफी ज्यादा एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाएगा, काफी ज्यादा सुंदर वो जगह है और आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन वो महिलाएं जो कि इसके साथ आया करती थी वो कभी भी वापस नहीं जा पाई और इसी तरह करते करते इसकी जिंदगी बीत रही थी। ये सारी की सारी बातें अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि जुआन ने ये सारी चीजें क्यों की, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो इसकी वाइफ है वो इस मामले में कैसे आन पड़ी। तो वो लोग अब पैट्रिसिया के पास जा पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई हाँ बता, जुआन ने तो बता दिया है कि आखिरकार वो इन सारी चीजों में कैसे पड़ा और आज के टाइम में वो क्या कुछ कर रहा था, लेकिन अभी भी हमें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं कि तुम इन सारी चीजों में कैसे आन फंसी। तो पैट्रिसिया ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं भी उसी के कारण आई थी। दरअसल जब वो छोटी थी तो उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसे खुद का पालन पोषण खुद ही करना पड़ा और इसके तौर पर वो नाइट लेडी की तरह काम करने लग जाती है अपना पालन पोषण करने के लिए। और इसी तरह करते करते एक टाइम ऐसा आया जब काफी सारे लोग उसके पास आया करते थे, पूरी रात उसे सेक्सुअली अब्यूज करते, मारते पीटते, अपनी सारी की सारी फैंटेसी उसके ऊपर निकाल लेने के बाद उसे कुछ एक पैसे देते और वापस भगा देते। इसी तरह उसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी थी कि उसके बाद उसकी मुलाकात जुआन से होती है। ये भी रात के लिए उसे बुक करने के लिए आया था, ये चुपचाप उसके साथ चला भी जाता है। लेकिन इनके रूम पर जाने के बाद जब ये लोग खाली बैठे कुछ एक बातें कर रहे थे तो जुआन
जुआन ने कुछ एक ऐसी बातें कही जो कि पैट्रिसिया के बिल्कुल दिल पर लगती हैं। पैट्रिसिया को ये बात लगने लगी कि इस आदमी के साथ जो कुछ भी घटना घटी है वो बिल्कुल उसके जैसी है, जिसके तौर पर पैट्रिसिया ने भी अपनी पूरी की पूरी कहानी जुआन को बतानी शुरू की। जुआन वैसे तो इसे यहाँ पर लेकर आया था अपना शिकार बनाने के लिए, और उसकी ये सारी की सारी कहानी सुन लेने के बाद जुआन ने अपना पूरा का पूरा प्लान उसे बता दिया कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ ये सब करने वाला था, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी और मेरी कहानी ज्यादा अलग नहीं है। उसने पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया। तो पैट्रिसिया ने बताया कि वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है और यही कारण है कि वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम घर पर करती रहा करती थी। बहुत बार तो उसने काफी ज्यादा महंगी चीजों को तोड़ दिया। यही कारण था कि उसके घर वाले अब उससे तंग आ चुके थे और उन्हें ये बात लग रही थी कि इस लड़की का कोई फ्यूचर नहीं, तो उन लोगों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। और आज के टाइम में वो अपना पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए इस तरह का काम कर रही है। तो अब पैट्रिसिया दिमागी तौर पर तो फिट थी नहीं, तो जुआन ने अपनी सारी की सारी कहानी उसे बताना शुरू किया। और पैट्रिसिया इस बात के लिए मान भी जाती है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, आज के टाइम में तुम काफी अच्छा फील कर रहे हो, तो जरूर तुम शैतान ही होगे। और उसके बाद जुआन ने बताना शुरू किया कि उसे हर 3 महीने में बॉडी की जरूरत होती है। अगर वो खून ना पिए तो उसके अंदर काफी ज्यादा कमजोरी आने लगती है। और पैट्रिसिया ने कहा कि अगर तुम अब मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर ही रहे हो तो वो सारी की सारी महिलाएं जिनसे कि तुम आज के टाइम में नफरत करते हो वो उसके पास लाने में उसकी मदद करेगी। जिसके तौर पर वो दोनों ही दिन में निकल पड़ते थे अलग अलग जगहों पर। वहां पर जाकर जिस भी महिला को वो अच्छे से अपने कब्जे में ले पाते थे उसे अपने साथ घर पर ले आते, यही सारी बातें बोलने के लिए कि वो पता नहीं उन्हें क्या दिखाने वाले हैं। काफी सारी चीजें वो उन्हें बेचना चाहते हैं, काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट के ऊपर। तो वो महिलाएं उनके साथ आ भी जाया करती थी। इसी तरह हर महीने वो लोग कोई ना कोई लड़की पकड़ कर ले आया करते थे। और इसी टाइम पीरियड के बीच लगभग 2012 से 2018 तक, जब तक कि अभी ये लोग पकड़े नहीं गए, इन लोगों ने करीबन 20 से 22 लड़कियों को मार डाला था। उन्हें मार डाला और उसके बाद उनका खून पी लिया था। असल में पैट्रिसिया किसी भी महिला को अपने साथ अपने घर पर ले आती और उसके बाद दरवाजा लॉक करके उसे घर के अंदर लेकर जाती, जहां पर जुआन उसका पहले से ही वेट कर रहा होता और वो दोनों मिलकर इस महिला के ऊपर हमला कर दिया करते थे। जुआन उसके गले को काट देता, अगर महिला अपने आप को बचा लेती तो पीछे से पैट्रिसिया उसके सिर के ऊपर हमला कर देती थी। और वैसे भी जुआन को ताइक्वांडो आता था, जिसके चलते उसकी मदद से वो काफी जल्दी से किसी महिला को मार डालता। और जैसे ही कोई महिला पूरे तरीके से इनके कब्जे में आती वो उन्हें पकड़ते, बाथरूम में लेकर जाते, वहां पर जितना भी खून उसे उसका पीना होता था पी लेता, उसके बाद किसी मग्घे में उसे इकट्ठा भी कर लेता ताकि आगे भी वो चलकर उस खून को पी पाए। और उसके बाद उनके पूरे के पूरे शरीर को वो लोग काटने लगते, जो कुछ भी उन्हें ये बात लगा करते थे कि वो लोग खा सकते हैं उसे काट कर अलग रख लेते। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह थे वो या तो उन्हें कुत्तों को खिला देते या फिर उन्हें किसी गमले में डालकर ऊपर से उनके कंक्रीट डाल दिया करते थे। इसी तरह 2012 आया, 13 आया, 14 आया, लेकिन अब तक वो लोग इस बारे में जान चुके थे कि जो इंटरनल ऑर्गन्स ये लोग गमलों में सजा देते हैं, अपने कुत्ते को खिला देते हैं, ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स वो लोग बाहर भी बेच सकते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। और ये बात पता चलते ही वो लोग बाहर उनके इंटरनल ऑर्गन्स बेचने भी लगते हैं। खून वगैरह जितना भी उन्हें पीना होता था बिल्कुल हर महीने का यही साइकिल बन चुका था कि जो कुछ उनके काम का होता वो लोग निकाल लेते, उसके बाद जो कुछ भी फालतू चीजें बचती या तो उन्हें बेच देते या अपने कुत्ते को खिला देते या फिर इसी तरह किसी न किसी बाल्टी या फिर गमले में उसे डालकर ऊपर से कंक्रीट वो लोग डाल दिया करते थे। बड़े ही अच्छे से उन लोगों की जिंदगी चल रही थी कि इसी बीच जुआन ने ये बात कही कि वो शैतान को 4 दिल समर्पित करना चाहता है। वो 4 महिलाओं को ले भी आया था, चारों के दिल भी उसने निकाल लिए थे और वो उन्हें शैतान को समर्पित करने भी वाला था। लेकिन ये सारी चीजें वो कर पाता उससे पहले ही जो उनके वो पालतू कुत्ते थे वो आते हैं और उनके एक दिल को चुरा लेते हैं। कुत्ते ने वो इंसानी दिल खा लिया था और जुआन ने शैतान से ये वादा किया था कि वो उसे 4 दिल समर्पित करेगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 3 दिल थे। तो जुआन पैट्रिसिया से ये बात कहता है कि हम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है। हम लोग जो 4 दिल शैतान को देने वाले थे उनमें से एक कुत्ता उठा ले गया, वो जाकर उसे खा गया है, तो हमारे
हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आ सकता है। तो हम लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए और जितना भी जो कुछ हम लोगों ने यहाँ पर अपने फ्रिज में रखा हुआ है, गमलों में सजा रखा है, इन सारी ही चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए। और इसके तौर पर उन लोगों ने शुरुआत की उस महिला से जो कि यहाँ पर कटी पड़ी थी और 1-2 दिन पहले ही उन लोगों ने उसे काट कर उसका दिल बाहर निकाला था। तो वो लोग उसे ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रॉली लेते हैं जिसमें कि आमतौर पर बच्चे बैठे रहते हैं, उसमें उसके सिर को डालते हैं और जुआन ने एक और थैली ले ली जिसके अंदर वो उस महिला के बाकी बॉडी को डालता है और वो लोग बाहर निकल पड़ते हैं इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। और यही वो टाइम था जब पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। ये सारी की सारी बातें जुआन और पेट्रिसिया पुलिस वालों को बता चुकी थी, लेकिन उन लोगों का भी ये सवाल था कि आखिरकार पुलिस वालों को इस बात पर कैसे शक हुआ कि इन सारी चीजों के पीछे पेट्रिसिया ही है और ये जुआन ही है। तो पुलिस वालों ने बताया कि तुम लोगों ने आज के टाइम में जो ये कांड रच रखे हैं इसकी हमारे पास काफी सारी कंप्लेंट आ चुकी हैं और 1-2 विक्टिम के घर वाले हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने की ये बात बताई कि आखिरी टाइम में उन्होंने तुम्हारे साथ इन सारे लोगों को देखा था। तो 1-2 के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग 4 से 5 लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने की ये बात बताई कि आखिरी टाइम में जब वो लोग अपने घर से गए थे या फिर वो बाजार गए थे तो उन्होंने उनके साथ आखिरी टाइम में उन्हें देखा था। तो हम लोगों को तुम्हारे ऊपर शक हुआ और आज के टाइम में जो ये तुम ट्रॉली लेकर घूम रहे थे इससे हमें अंदाजा हुआ कि जरूर ये लोग यहाँ पर किसी न किसी बच्चे को इस टाइम चुराए हुए होंगे। ये सारी बातें तो जुआन को, पेट्रिसिया को, पुलिस वालों को आपस में पता चल चुकी थी, लेकिन आखिरी टाइम में जिस महिला को वो लोग अपने साथ लेकर गए थे उसके साथ एक बच्चा भी था। तो पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि तुम लोगों ने उस बच्चे के साथ क्या किया। तो जुआन ने बताया कि उस बच्चे को तो उन्होंने एक और व्यक्ति को 15,000 रुपए में बेच दिया। उन लोगों ने उसकी डिटेल निकलवाई पुलिस वालों ने और उस बच्चे को लाकर वापस उसकी दादी को दे दिया कि इसकी माँ तो आज के टाइम में जिंदा नहीं है, लेकिन आप अपने पोते को संभाल सकते हैं। ये सारी ही बातें पता चल जाने के बाद जुआन को और पेट्रिसिया को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर जज ने जब उसके इन सारे ही कारनामों के बारे में सुना तो जज को इस बारे में भी पता चलता है कि ये बंदा कुल 100 महिलाओं को मारना चाहता था। अभी तक इसने सिर्फ और सिर्फ 20 महिलाओं को मारा है और इसका मानना ये था कि अगर ये सारी की सारी 100 महिलाओं को मार डालता है तो ये जो शैतान है ये अपने असली रूप में आ जाएगा और उसके बाद ये इन सारे मोह माया से काफी ज्यादा दूर पहुंच जाएगा। लेकिन जज को जैसे ही इनके इन सारे कारनामों के बारे में पता चलता है तो जज ने उन्हें 654 साल की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पैरोल के।